जो सम आपका होगा बेटा वो फ्लोइंग लिक्विड के लिए, अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है तो ऑलवेज क्या होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट पे कंजर्व रहता है। ठीक, तो उसी को आपने लिखा था क्या, P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में ही बेसिकली पूछा जाता है। ठीक, इक्वल टू आपने लिखा था क्या, कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स इन तीनों एनर्जीज का सम ईच एंड एवरी पॉइंट पे फ्लोइंग लिक्विड में कोई भी अगर अनसिमेट्रिकल ट्यूब से पास आउट हो रहा है तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे आपकी वैल्यू जो रहेगी वो बेटा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन बनाते हैं बेटा, इफ पॉइंट कर दिएगा पहला, इफ ट्यूब इज पुट, इफ ट्यूब इज पुट, कितने दिन मेला किया बेटा आप लोगों ने, हाँ फिर मेला नहीं आया, खाली छुट्टी मना लिया। हाँ देखो, इफ ट्यूब इज पुट हॉरिजॉन्टली, इफ ट्यूब इज पुट हॉरिजॉन्टली, इफ ट्यूब इज पुट क्या, हॉरिजॉन्टली, अगर ट्यूब को हॉरिजॉन्टली आप रखेंगे बेटा तो आप H1 और H2 दोनों टर्मिनल का क्या होगा, सेम सेम। इसी को आपने आर स्टम्प में भी लिखा था, P1 प्लस हाफ क्या, रो B1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो उस कंडीशन में ये आपका रिलेशंस अगर हम दो एंड पे अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो उसके लिए आपने अप्लाई किया था। ठीक, तो कंडीशन था P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ठीक, तो यहाँ से आपने लिख लिया था, बोला गया इफ H1 इक्वल टू H2, इफ H1 इक्वल टू क्या होगा आपका H2, H1 और H2 आपस में अगर सेम सेम है तो उस कंडीशन में ये दोनों फैक्टर्स हमारे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जब इक्वल होंगे तो दोनों साइड से बेटा कैंसिल हो जाएगा। अगर इक्वल होंगे तो दोनों साइड से क्या होगा आपका, कैंसिल। क्या हो गया जी, सब कहीं लंबी लंबी सांसें ले रही, बैठ बेटा जल्दी से। हाँ ठीक, हाँ कहीं नहीं, जल्दी जल्दी आई इसलिए, हाँ ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया। हाँ अच्छा देखो, तो ये क्या H1 और H2 दोनों आपस में कैसे हो गए, सेम सेम हो गया। तो सेम सेम हो गया तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा इस केस में बेटा P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। मतलब अगर हमारा दोनों साइड का हाइट जो आपका है, जो ट्यूब आपका है, अगर दोनों साइड से बेटा हाइट आपका सेम सेम है, इक्वल इक्वल है, तो उस कंडीशन में आपका प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम सेकेंड टर्मिनल के प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या मिलेगा, सेम सेम मिलेगा। ठीक, इसका ए कर लेना, बी करिएगा, इफ वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी सेम तब होगा जब ट्यूब कैसा हो, इक्वल थिकनेस का है। इफ ट्यूब इज ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कर लो, क्रॉस सेक्शन दैट इज A1 इक्वल टू A2, सो क्या हो जाएगा B1 इक्वल टू B2। अगर ट्यूब की मोटाई बेटा बराबर बराबर है, कैसी है, थिकनेस हर जगह पर अगर सेम सेम है, तो वहाँ पे A1 और A2 इक्वल होंगे, A1 A2 इक्वल होगा। तो हम लोगों ने लॉ ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा था, A1 B1 इक्वल टू A2 B2। अगर A1 और A2 की वैल्यू सेम सेम है तो V1 और V2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, सेम सेम हो जाएगी। और V1 V2 सेम सेम होगा तो इस इक्वेशन से क्या कंडीशन मिलेगा, आपकी बात बेटा ये फैक्टर सेम हो गया ना, जब ये फैक्टर दोनों साइड से सेम होगा, क्योंकि लिक्विड वही फ्लो कर रहा है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी दोनों टर्मिनल क्या होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम रहेगा। तो हमारा प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर और पोटेंशियल का सम आपका क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट हम लोग करके यहाँ पे निकालेंगे, क्वेश्चन जो भी निकले बनेगा आपका, तो आ जाएगा P1 प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2, यानी कि ये रिलेशंस तो आपको मिल जाता है अगर आपका दोनों साइड से हमारे क्या हैं, ट्यूब से कैसे हैं, कैसा ट्यूब है, सिमेट्रिकल है, यानी कि हर जगह उसका क्या एरिया क्रॉस सेक्शन सेम सेम है। अगर थिकनेस हर जगह आपका सेम सेम है तो सिचुएशन आपका ये बनता है बेटा। कर लिया, चलिए इतना कर लीजिएगा।
अगर दोनों टर्मिनल का प्रेशर डिफरेंस आपको निकालना होगा तो P1 माइनस P2 की वैल्यू अगर हाइट डिफरेंस है तो रो जी H1 माइनस H2 कर लेना। अगर वेलोसिटी आपके डिफरेंट है तो वहाँ पे हाफ रो V1 माइनस V2 का क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर हो जाएगा। तो वहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा, जैसा भी सिचुएशन रहेगा आपका निकल जाता है, हो जाएगा। चलिए ये तो केसेज आपके हो गए, कैसे हम लोग यहाँ पे इसके बेस पे जब न्यूमेरिकल का जो डिजाइन होता है उसको कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे या फाइंड आउट करेंगे। ठीक, टाइम तो कम है, क्वेश्चन करा दें एक आध। मैं बड़ी PYQ लाया बेटा, ऐसे बोल दे ना, वहीं से बोले जिससे लगे कि हमारे ही बुक का है ना। नहीं तो बोलोगे पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। हाँ लिखो बेटा, तो चश्मा बोल गया। हाँ देखिए, an ideal fluid is flowing, an ideal fluid, ideal, हाँ क्वेश्चन है बेटा, an ideal fluid is flowing in a non-uniform cross sections. Fluid is flowing, FLOWING, flowing in a non-uniform cross section, या non-uniform cross sectional tube कर लो, in a non-uniform cross sectional tube XY from index to Y, from index to Y, from index to Y, और जल्दी आया कर बेटा, x to क्या लिखा है y, लिखिए if K1 and K2 are the, if K1 and K2 are the, सबके 10 एक साथ कैसे पहुंच गए हैं, कॉलेज से आ रहे हैं। if K1 and K2 are the kinetic energy per unit volume, kinetic energy per unit volume of the fluid, of the fluid at x and y respectively, per unit volume at x and y respectively, then the correct relation is, ऑप्शन लिखेंगे आप, K1 इक्वल टू K2, देन करेक्ट रिलेशन इज, K1 और K2 में क्या करेक्ट रिलेशन होगा बताना बेटा, लिखना पहला, फर्स्ट K1 इक्वल टू K2, सेकेंड 2K1 इक्वल टू K2, 2K1 इक्वल टू K2, थर्ड K1 ग्रेटर देन K2, K1 ग्रेटर देन K2, और फोर्थ बेटा K1 लेस देन K2, K1 लेस देन K2, K1 लेस देन K2। डायग्राम हम बना लेते हैं, देखो ट्यूब आपको ऐसा कुछ दिया बेटा, इसमें से लिख, अरे पहले देख के बोलते हैं यार, इतनी जल्दी काहे है। तो कैसे कह लिया बराबर है, तो आपको बोला ना अभी फोटो बन रहा है। अच्छा अभी कुछ बनाना बाकी, वो ध्यान नहीं, हमें लगा इतने बेस से होगा, उतने बेस पे कैसे बता सकते हो गया। ये सिचुएशन आपको दिया गया बेटा, जो ट्यूब है अनसिमेट्रिकल है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ठीक, ये लोअर एंड जो है ये x है और अपर एंड जो है y है, दिस इज x एंड दिस इज y, इस तरह से आपको दिया गया है। ये बोला क्या गया है, फाइंड करना है K1 और K2 में रिलेशन, लिक्विड विल बी आइडियल, ठीक, फ्लो विल बी कैसा, स्ट्रीम लाइन, फ्लो आपका स्ट्रीम लाइन है, लिक्विड आपका बेटा कैसा है, आइडियल लिक्विड है। आपको यहाँ से फाइंड करना है कि जो आपका फ्लो आपका हो रहा है, अगर ये स्ट्रीम लाइन है
फ्लो कैसा है, स्ट्रीम लाइन है। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालना है। एक्स एंड पे आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या दिया है, K1, वाई एंड पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू K2 दिया है। तो K1 एंड K2 में क्या रिलेशंस होंगे ये बताने हैं। और K1 K2 में रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2। कितने लोग बताएंगे, हाथ उठाओ। आप लोग नहीं बताओगे, घर से कसम खा के निकलते हैं ना, कुछ बोलना नहीं है। हाँ क्यों, आप लोग नहीं बताओगे, खड़े हो जाते भी। आपने क्या बोला, मतलब K1 ग्रेटर देन K2 कि K2 कौन सा सेकंड है, आप देखो। एंड 2K1 इक्वल टू K2 है सेकंड ऑप्शन। K1 बड़ा है K2 से। अच्छा आप ऐसा बोल रहे हो, क्यों ऐसा बोल रहे हो, वॉल्यूम कम कि वेलोसिटी कम। हाँ जी जी। तो अब वेलोसिटी ज़्यादा हुआ तो K1 कैसे ज़्यादा हुआ, तो वही तो पूछ रहे हैं, किस फार्मूले से, किस फार्मूले से जी, किस फार्मूले से ज़्यादा होगा, कौन सा फार्मूला लगा रही है के लिए। आपको दिया गया है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो हाफ एम की जगह क्या लगाएंगे, हाफ रो बी स्क्वायर। डेंसिटी तो यूनिफॉर्म रहेगा ना, लिक्विड है, यूनिफॉर्म रहेगी डेंसिटी ईच एंड एवरी पॉइंट पे, क्योंकि आइडियल लिक्विड है, नॉन कंप्रेसिबल है, ठीक। तो रो की वैल्यू सेम सेम रहेगी। हम लोगों ने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी के लिए पर यूनिट वॉल्यूम लिखा था हाफ रो बी स्क्वायर, होगा ना। तो यहाँ पे एरिया का क्रॉस सेक्शन कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो जहाँ रो तो सेम सेम हो गया, रो सभी जगह क्या हो गया, सेम हो गया बेटा। जहाँ पे v की वैल्यू सिंस v1 ग्रेटर देन क्या v2, सो k की वैल्यू होती है हाफ रो बी स्क्वायर, सो K1 ग्रेटर देन क्या हो गया, K2 हो गया। पूरा एकदम सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। हाँ कट जाएगा तो बात मैं मान रहा हूँ, बट चलो ठीक ठीक। तो वहाँ पे K1 ग्रेटर देन क्या हो गया, K2 होगा, ठीक है। ये कंडीशन है आपका 2024 का शायद क्वेश्चन था नीट का, आपका ये नीट 20 एग्ज़ाम का है 2024। अगला लिखिएगा, अभी और फिर पढ़े नहीं हैं लोग जा बेटा, थ्योरेटिकल है यार। लिखिए ऐसे, ये तो लिखना नहीं है, ऐसा बता दीजिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बोला गया बेटा द फ्लूइड इन द स्ट्रीम लाइन फ्लो अक्रॉस ए हॉरिजॉन्टल क्या पाइप ऑफ वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया लिखना नहीं, ऐसे बताना है। बोला गया है द फ्लूइड इन स्ट्रीम लाइन फ्लो अक्रॉस ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। फॉर क्या लिखा है, दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई ट्यूब स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है बेटा, ठीक। पहला ऑप्शन है द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द नियर क्या नैरोवेस्ट पॉइंट, जहाँ पे सबसे पतला होगा, नैरो होगा, वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी ऑफ द पाइप, एंड प्रेशर इज मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द पाइप। प्रेशर की वैल्यू सबसे ज़्यादा वहाँ होगा जहाँ ट्यूब सबसे मोटा होगा, और वेलोसिटी सबसे ज़्यादा वहाँ होगा जहाँ ट्यूब सबसे पतला होगा। पहला ऑप्शन है, ठीक। दूसरा है वेलोसिटी एंड प्रेशर बोथ आर मैक्सिमम एट द नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ द पाइप, यानी वेलोसिटी और प्रेशर दोनों ज़्यादा होगा जहाँ पे वेलोसिटी क्या पैर पतला होगा ट्यूब, ठीक। तीसरा है बेटा वेलोसिटी एंड प्रेशर बोथ आर मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द पाइप, वेलोसिटी और प्रेशर दोनों मैक्सिमम होगी जहाँ पे सबसे थिक होगा यानी मोटा होगा। लास्ट है आपके बेटा द वेलोसिटी इज मिनिमम एट द नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ द पाइप एंड प्रेशर इज मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट पार्ट क्या मिनिमम एट द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ पाइप। क्या बनेगा, हिंदी में बोल दें, एक अनसिमेट्रिकल ट्यूब मान लो बेटा, इधर देखो मोटा है, इधर देखो पतला है, ये सपोज दैट अनसिमेट्रिकल ट्यूब है, इसमें से कोई फ्लूइड स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है,
कैसा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। बोला गया है पहला ऑप्शन है वेलोसिटी एंड प्रेशर बोथ आर मैक्सिमम एट द क्या नैरोवेस्ट पार्ट, नैरोवेस्ट मतलब पतला सबसे जो होगा, यहाँ वेलोसिटी और प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। दूसरा है वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द नैरोवेस्ट पार्ट एंड प्रेशर इज मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट पार्ट, सबसे जहाँ चौड़ा होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा, जहाँ पतला होगा यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा। अगला इसी का उल्टा है, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट पार्ट एंड क्या प्रेशर इज मैक्सिमम एट द नैरोवेस्ट पार्ट, ठीक। और लास्ट है प्रेशर एंड वेलोसिटी बोथ आर मैक्सिमम एट द नैरोवेस्ट पार्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट में बोला था यहाँ पे प्रेशर और वेलोसिटी दोनों, हाँ हाँ याद रखेंगे इस इक्वेशन से जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस कितना रो जी एच इक्वल टू कितना था बेटा, कांस्टेंट। यहाँ पे इस इक्वेशन से आपको जहाँ वेलोसिटी, अगर हम ट्यूब हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, ठीक, हाइट नहीं दिया इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंसीडर करेंगे, ठीक। तो उस केस में जहाँ वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वेलोसिटी हाई है तो प्रेशर विल बी लो, यानी कि थिनेस्ट पार्ट पे तो आप पहले से प्रूव है कि वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो जहाँ थिनेस्ट पार्ट आपका होगा वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू मिनिमम एंड वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। इसीलिए आप देखते होंगे इसी के बेस पे कुछ ऐसे सुन लीजिए, लिखने का ना तो ज़रूरत है ना ही। आप देखते होंगे जब स्टार्म यानी आंधियाँ आती हैं तो जो हल्के मतलब क्या टिनसाइड वगैरह होते हैं उड़ जाते हैं, सुने हैं? जब आंधी वगैरह आती है बिजली पे क्या स्ट्रांग क्या हाई स्पीड रहती है तो आपके जो लाइट ऑब्जेक्ट होती हैं वो लिफ्ट कर जाते उड़ जाती हैं। किसी ज़माने में पापा लोग से पूछना, हो सकता है मालूम हो या सुने होंगे, एटलीस्ट जैसे हम लोगों ने सुना वैसे वो भी सुने होंगे कि पहले टाइम पे एक बार आंधी आई थी, ठीक, बहुत पहले, ठीक, मतलब मैं भी नहीं जानता हूँ, अब उससे पहले की बात है। तो उस कंडीशन में क्या है कि पर्सन यानी आदमी भी उड़ गए थे, ठीक। बाकी थोड़ा उसको आधी काली आंधी के नाम से लोग जानते हैं, अभी भी पुराने लोग होंगे दादी दादा वो बताएंगे, पापा को भी पता होगा, आप लोगों के पापा को पता हो, हमें नहीं पता है बट आपके पापा के टाइम पे रहा होगा, ठीक है। अगर हमसे 4-6 साल बड़े होंगे तो ऐसे बड़े होंगे ही तो आपको पता होगा उनको, ठीक। तो कंडीशन आपका हो गया कि वो कंडीशन है अगर वेलोसिटी जिधर एरिया ज़्यादा होगा, जैसे आप लोग यहाँ बात करते हैं साइड के, तो अंदर जो है वो वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा होगी एयर की तो प्रेशर कम होगा। अगर प्रेशर डिफरेंस इतना ज़्यादा हो गया कि उस जो भी ऑब्जेक्ट आपका है वो टिन साइड है या जो भी है, अगर उसको लिफ्ट करने के लिए सफिशिएंट हो गया तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, लिफ्ट कर जाए, इसीलिए उड़ जाता है। आधी जब तेज़ आती है तो हल्की चीज़ें जो होती हैं उड़ जाती है, बहुत तेज़ आएगी तो हम आप भी उड़ जाएंगे, है ना, ठीक। तो कंडीशन वो होना चाहिए आपके वेट से प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स रहेगा वो क्या होना चाहिए, अगर ज़्यादा हो गया तो आप लिफ्ट कर जाएंगे। इसलिए कहा जाता है तेज़ हवाएं चले तो क्या करिए, कूदिए कि लेट जाइए, लेट जाइए, ठीक है। तो उस केस में रहेंगे तो आपको क्या करेगा, कम आपके लिफ्टिंग के चांसेस होंगे। और अगर आप जरूर ऊंचाई पे खड़े होकर छत पे कहोगे हम देखें कितनी तेज़ हवा है तो फिर, है ना, तो उसका रीज़न आपका वही होता है। हो जाएगा बेटा, तो ये केस आपके होते हैं। इसी तरह से हम लोग इसी पे एक एप्लीकेशन करते हैं बेटा, वेंचुरी मीटर, एक पढ़ा होगा आपने वेंचुरी मीटर, ठीक। तो वेंचुरी मीटर भी हमारा बर्नौलीज थ्योरम पे आपका क्या करता है, काम करता है। एक आप पढ़ोगे टार्शली थ्योरम, ठीक, जिसे हम लोग वेलोसिटी या फिर फ्लक्स, इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है। तो लिखिएगा, अगला हेडिंग करिए, नेक्स्ट देखना टॉर्शलीज थ्योरम, हेडिंग बना लो बेटा। एप्लीकेशन में एप्लीकेशन लिख रहे हैं ना, चलिए लिख लेना वही, चाहे सब हेडिंग कर लो। एप्लीकेशन आप क्या, बर्नौलीज थ्योरम, हेडिंग बना लो बेटा, सब हेडिंग बना, जल्दी से लिखिए, सब हेडिंग कर लो। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, ठीक। पहला लिख लीजिए टॉर्शलीज थ्योरम, TORRICELLI',
टॉर्सलिस थ्योरम कहते हैं बेटा, इसी को कह रहे थे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, ब्रैकेट में लिख लेना। इसी को हम लोग क्या टर्म देते हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ, यहाँ से निकालते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। न्यूमेरिकल भी इस पे बनता है तो ध्यान रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। देखो इसमें क्या होता है, अगर कोई भी बेटा क्या टैंक है जिसमें लिक्विड फील्ड है, लिक्विड अपना सबसे सस्ता वाटर ही मिलता है, वाटर फील्ड है, और उसमें बेटा एक होल बना दिया जाए, पोर, क्या बना दिया जाए, पोर बना दिया जाए, तो लिक्विड क्या करेगा, बाहर रिलीज होगा। जैसे पानी का घर में टंकी लगी होती है सबके, तो उसको क्या कहते हैं, वहाँ पे एक आउटपुट के लिए एक होल होता है जिसके थ्रू आपका पानी बाहर निकलता है या नीचे आता है। तो उस केस में जो हम लोग ओरिफिक बनाते हैं, होल बनाते हैं, वो सबसे ऊपर बनाते हैं कि सब नीचे बनाते हैं। जो आउटपुट के लिए जहाँ से हमारे क्या वाटर रिलीज होता है वो ऊपर होता है, नीचे होता है, बीच में होता है। वो आप देखते होंगे बेस से ज़रा सा हम लोग ऊपर रखते हैं, अभी बताएंगे ऊपर रखने का थोड़ा सा रीजन। अदरवाइज कहा जाए वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कब मिलेगा, जब हम लोग बॉटम पे बनाएंगे। मतलब अगर आपने होल सबसे नीचे बनाया है तो उस केस में वेलोसिटी जो लिक्विड का होगा वो सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक, वहाँ से सबसे तेज़ी से रिलीज होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसी की वेलोसिटी हमें निकालना होता है बेटा। जैसे मान लो ये एक आपका एक लिक्विड टैंक है, ये टैंक है, हमने यहाँ पे एक छोटा सा होल बना दिया, इसमें लिक्विड फिल्ड कर दिया गया। क्या बताया बेटा, लिक्विड फिल कर दिया गया। अगर इसमें से होल आप बनाओगे बेटा तो जो लिक्विड आपका होगा ना, इस होल के थ्रू क्या करेगा, रिलीज होगा। होल के थ्रू लिक्विड आपका क्या करेगा, रिलीज होगा, ठीक है, बाहर निकलेगा। अब कंडीशन क्या होता है, अगर सपोज है टोटल हाइट जो आपकी लिक्विड कॉलम की है वो कैपिटल H है, और जो हमने ओरिफिक बनाया वो टॉप मोस्ट लेयर से स्मॉल h डेप्थ पे बनाया, मतलब ऊपर से जहाँ पे लिक्विड जहाँ तक फिल्ड है बेटा उससे स्मॉल h बिलो हम लोगों ने क्या बनाया, एक होल बनाया, वहाँ से लिक्विड आपके रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक। अब क्वेश्चन हमें इतनी चीज़ बनती हैं, एक तो जो लिक्विड रिलीज होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, किस वेलोसिटी से रिलीज होगा, वो वेलोसिटी जो आपकी होगी बेटा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। वो वेलोसिटी जो रिलीज आपकी हो रही लिक्विड वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, एक कंडीशन तो हो गया। दूसरा, तीसरा, जो लिक्विड वहाँ से रिलीज होगा वो कितने टाइम के बाद ग्राउंड पे आके क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, नीचे कितने समय में पहुँचेगा। और चौथा पॉइंट बनता है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, जैसे यहाँ से चल के यहाँ गिर रहा है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका हो रहा है, कितने दूरी पे लिक्विड आपका ड्रॉप करेगा, ठीक, किस वेलोसिटी से निकलेगा, कितने समय में नीचे पहुंचेगा, कितनी उसका क्या हॉरिजॉन्टल आपका रेंज होगा। और हॉरिजॉन्टल रेंज अगर हमें मैक्सिमम रखना है तो होल कहाँ पे करेंगे, और अगर वेलोसिटी मैक्सिमम रखना है तो होल कहाँ पे करेंगे। तो ये डिफरेंट हमारे क्या बनते हैं, क्वेश्चंस वहाँ से डिजाइन होते हैं। तो आप डायग्राम बना लीजिए तब बताया जाए। बन गया, बना लिए आप, चलिए। देखो जो वेलोसिटी आपका होगा फ्लैश का बेटा, जो क्या होगा आपका वेलोसिटी आपका होगा, देखो कितना बिलो है, जो हम लोगों ने होल बनाया है ना वो इस फ्री सरफेस से h डेप्थ आपका बिलो है, तो इसकी जो वेलोसिटी आपकी होगी ना, पूछा जाता है वेलोसिटी हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम पे डिपेंड करेगा या
हाइट ऑफ द ओरिफिक फ्रॉम कहाँ से, लोअर सरफेस से डिपेंड करेगा, यानी h माइनस एच पे डिपेंड करेगा या स्मॉल h पे डिपेंड करेगा। जो वेलोसिटी आपका होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, हाइट यानी डेप्थ ऑफ द ओरिफिक फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। दूसरा हो गया टोटल हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, पूरी ऊंचाई कितनी भरी गई है। तीसरा ठीक है, हाइट ऑफ द ओरिफिक फ्रॉम द बेस ऑफ द क्या टैंक, टैंक के बेस से जितनी ऊंचाई पे आपने होल को किया है उस पर डिपेंड करेगा। तो बोला जाता है किन फैक्टर्स पे आपका जो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स होगा वो किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा बेटा। कितने लोग बताएंगे, स्मॉल एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो कैपिटल एच वाले हाथ उठाओ। कैपिटल एच पे वेलोसिटी जो आपकी लिक्विड की होगी वो किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, कैपिटल एच, स्मॉल एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। कैपिटल एच वाले पहले हाथ उठाओ। कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच वाले, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। और तीसरा है स्मॉल एच पे, स्मॉल एच वाले हाथ उठाओ। स्मॉल एच आप किसमें थे, कंफ्यूज हो गए। स्मॉल एच वाले कौन कौन है भैया, 2 लोग। और एच माइनस एच वाले कौन हैं। अच्छा ये बता बेटा, टंकी में खूब पानी भर दिया, ठीक, जिनके आंसर कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है वो लोग बोलेंगे। टंकी में फुल कर दिया और होल हमने सबसे ऊपर कर दिया। भाई कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है वो, इसको आप ऊंचे करें, यहाँ कर दिए होल यहाँ के बजाय, तब पानी तेजी से निकलेगा। हैं, कब तेज निकलेगा, तेजिस कब निकलेगा जी, जब आप नीचे जितना करेंगे, कहाँ से, इस लिक्विड सरफेस से, उस सरफेस से जितना नीचे रहेगा उतना तेजी से निकलेगा। तो कौन सा नीचे वाला है, स्मॉल एच, यानी कि लिक्विड के फ्री सरफेस से जो आपका ओरिफिक की डिस्टेंस होगी उस पर डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स जो हम लोग लिखते हैं बेटा, अब यहाँ पे डेरिवेशन के लिए टाइम नहीं है, अदरवाइज करने का तरीका क्या है, यहाँ पे टोटल एनर्जी और यहाँ पे टोटल एनर्जी दोनों को कंजर्व कर दीजिए। प्रेशर दोनों सेम सेम ले लेंगे, यहाँ पे आएगा रो जी, क्या प्रेशर एनर्जी सेम हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया रो जी एच, कैपिटल एच। और यहाँ पे आपका होगा काइनेटिक एनर्जी हाफ रो बी स्क्वायर प्लस क्या रो जी एच माइनस एच, दोनों को इक्वेट करेंगे तो वेलोसिटी जो आएगी वो √2gh के बराबर आता है। निकाल दें, समय कम है बेटा। ठीक, तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स जो आएगा v इक्वल टू √2g इंटू एच। एच स्मॉल है, ध्यान रखना, एच क्या है, स्मॉल है। एच है डेप्थ ऑफ द ओरिफिक फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी डिस्टेंस ऑफ ओरिफिक, ओरिफिक मतलब होल जो आपको किया गया बेटा, डिस्टेंस ऑफ ओरिफिक फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के फ्री सरफेस से उसके ओरिफिक की क्या है पोजीशन है, कितने डिस्टेंस पे वो आपका होल किया गया है। ठीक, हो गया। दूसरा, कितना टाइम लगेगा, आपको बताया गया होगा जब वर्टिकल मोशन पढ़ाया गया होगा, किसी बॉडी को अगर एच हाइट से हम लोग गिराते हैं तो नीचे आने में टाइम टेकन √2h/g होता है। आपको पढ़ाया गया होगा वर्टिकल प्लेन, मोशन इन वर्टिकल प्लेन। तो उस कंडीशन में अगर किसी बॉडी को फ्रीली आप ड्रॉप करते हो एच हाइट से तो वहाँ पे नीचे आने में जो टाइम टेकन होगा वो √2gh से क्या होता है, बराबर होता है। नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो √2gh से क्या होगा, आपका इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे बेटा उसको टाइम टेकन टू रीच द लिक्विड, कहाँ पे, टाइम टेकन बाय द क्या इफ्लक्स लिक्विड टू रीच द ग्राउंड, टाइम टेकन बाय द किसको, जो लिक्विड यहाँ से रिलीज हो रहा है उसको ग्राउंड पे आने में टाइम टेकन बाई क्या इफ्लक्स लिक्विड, इफ्लक्स मतलब जो रिलीज हो रहा है, इफ्लक्स लिक्विड टू रीच द ग्राउंड,
टाइम टेकन बाय द इफ्लक्स लिक्विड टू रीच द ग्राउंड, टाइम टेकन बाय इफ्लक्स लिक्विड टू रीच द ग्राउंड। तो टाइम टेकन की जो वैल्यू आपकी आएगी बेटा टी इक्वल टू √2 फ्री, यानी होल का डिस्टेंस कितना है, होल का डिस्टेंस कितना है, नीचे से गिर तो नीचे रहा ना, ऊपर नहीं गिर रहा है बेटा, यहाँ गिरा, इससे डिस्टेंस कितना है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो ध्यान रखना जहाँ से गिर रहा है वो वाली हाइट लेंगे, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपान जी। ये टाइम होता है ग्राउंड तक क्या करने का, पहुँचने का, ठीक, ग्राउंड तक पहुँचने का टाइम टेकन होता है। और तीसरा पूछा जाता है बेटा कितना समय लगेगा, टाइम टेकन आपने निकाला इतना, कितना वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द लिक्विड। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जब निकालेंगे, नोट कर लिया, अब यहाँ जगह नहीं है बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक। तो x की वैल्यू जो आपकी होगी बेटा, हम लोगों ने जिस वेलोसिटी से रिलीज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स था, ठीक, v इंटू टी के बराबर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जाने के लिए वही वेलोसिटी रिस्पांसिबल है, g नहीं रिस्पांसिबल है। तो v की वैल्यू कितना निकाला बेटा, देखो पीछे अभी हम लोगों ने देखा था v की वैल्यू आपको आए थे √2gh और t की वैल्यू आए √2h माइनस h अपान g। ये वैल्यू दोनों को रखोगे तो आएगा रूट कितना 2gh इंटू रूट कितना 2h माइनस h अपान जी। वेलोसिटी √2gh के बराबर आया और वो है √2h माइनस h बाई जी। जरा सा इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, देखो जी बेटा कट जाएगा और 2 2 जा 4 होगा, 4 का रूट करोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये बचेगा हमारा 2 अंडर रूट स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस क्या, देखो जी और जी दोनों रूट में था, अरे भाई यहाँ देखो, यहाँ भी क्या है, ये पूरा रूट है बेटा, ठीक। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर दीजिए। तो जब कैंसिल आउट करेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगा आपको, √2 स्मॉल एच ब्रैकेट में कैपिटल एच माइनस क्या हो गया, स्मॉल एच हो गया। तो ये मिल जाता हमको कितना आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जाके वो क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। तो ये वैल्यू हो गया x की वैल्यू √2 कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, एच ब्रैकेट में एच माइनस एच। तो यहाँ से वैल्यू पुट करके हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू क्या होगी, ठीक। अब यहाँ पे अगर स्मॉल एच की वैल्यू कैपिटल एच बाई 2 रख लिया जाए बेटा, तो जो रेंज की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होता है। तो नीचे लिखना हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम horizontal range is maximum when the horizontal range is maximum when the orifice is at the middle of liquid level, when the orifice is at middle of liquid level, मिडिल ऑफ क्या, लिक्विड लेवल। यानी कि जो लिक्विड लेवल है, एक चीज का बड़ा कंफ्यूज करता है बेटा, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है या जो वेलोसिटी है वो लिक्विड लेवल पे डिपेंड कर रहा है, ना कि टंकी की ऊंचाई पे। टंकी 100 फीट का बना दो, पानी 4 फीट भरे हुए हैं, तो कहो कि हमारा वेलोसिटी क्या होगी ज़्यादा, वो वेलोसिटी लिक्विड जितने हाइट तक फिल किया गया है वो डिसाइड करता है, ठीक है, उससे डिसाइड करेगा, ठीक। तो ये नहीं आपका डिपेंड करता है कि बहुत हाइट कर दिया और कह दो हमारी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, अरे कितना फिल किया है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ये स्मॉल एच की वैल्यू जो होता है बेटा वो h बाई क्या आना चाहिए 2,
यानी होल को अगर h/2 डिस्टेंस पे आप रखोगे तो उस केस में आपका क्या मिलेगा, जो रेंज होगा हॉरिजॉन्टल, x की वैल्यू देखो, x इक्वल टू आएगा बेटा 2/h/2 ब्रैकेट में h माइनस क्या हो गया, ये कैपिटल S ले लो, अब स्मॉल s की जगह हमने h/2 कर लिया, तो h/2 माइनस बाई 2 बचेगा कितना 2, h/2 यहाँ भी बचेगा, तो h स्क्वायर बाई कितना हो गया 4, और रूट हटाओगे तो आएगा क्या 2h/2, 2 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू जो आपका होता है वो h के बराबर हो जाएगा। पूछा जाए कि मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे लिक्विड आपका ड्रॉप कर सकते हैं, तो आप बोलोगे कि जितना हाइट तक लिक्विड को भरा गया है, अगर आपने होल को कहाँ किया, बीच में किया, तब उस केस में वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके ड्रॉप करेगा और उसकी वैल्यू लिक्विड के हाइट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा, लिक्विड कॉलम की हाइट के क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कर लेंगे, और वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, नीचे वहीं पॉइंट करके लिखना, या जहाँ पे लिखा था वेलोसिटी अभी ना, वहीं लिख लो बेटा। वेलोसिटी फार्मूला कहाँ लिखा था, ये ठीक लिखा था ना, यहीं कर लेना, जगह है वहाँ पे, देख लो पीछे अगर स्पेस हो तो वहीं बना लो। फॉर वी मैक्सिमम स्मॉल h इक्वल टू कितना, कैपिटल H, सो वी मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी √2g इंटू कैपिटल H हो जाएगा। यहाँ पे वी मैक्सिमम मिल जाएगा √2gs के बराबर हो जाएगा बेटा। तो वहीं लिख लेना कि कुछ है मैक्सिमम कहाँ, वेलोसिटी कितनी मिलेगी, तो √2gs के इक्वल होता है। वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है √2gs से क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। ठीक, नोट हो गया। देखो एक आप क्वेश्चन इस पर भी कर लीजिए, तो फिर टाइम सीधा सीधा है यार, कर लेना, कोई बहुत तो नहीं है। विस्कोसिटी सरफेस टेंशन तो बेटा बहुत सारी चीज़ें तो उड़ा दी गई। टेस्ट में बेटा देखा जाए, उसके बाद आप लोग, हमने तो वो पढ़ा दिया था क्या, रोटेशनल के बाद आपका यही चल रहा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, यही दोनों आ जाएगा। देखिए अभी क्या कंडीशन बनती है। हो गया बेटा, चलिए नेक्स्ट लिख लीजिएगा। वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर बेटा VENTURIMETER, वेंचुरी मीटर। लिखना, ये भी बेटा आपका किस पे, बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड आपका होता है, तो लिखिएगा इट इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। इट इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम बेटा। दूसरा लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, देखिए इट इज अ डिवाइस, क्या यूज के लिए हम लोग लाते हैं बेटा, इट इज अ डिवाइस टू मेजर द, it is a device to measure the
to measure the flow speed of to measure the flow speed of incompressible liquid. Flow speed of incompressible liquid. Flow speed of incompressible liquid. हो गया। अब थोड़ा सा डायग्राम से समझ लीजिए, तो अभी फार्मूला लिखवा देते हैं। ठीक, फार्मूला लिखा देंगे, बहुत कहानी करने का वैसा टाइम नहीं है। देखो, अगर कोई भी अनसिमेट्रिकल ट्यूब है उसमें से बेटा लिक्विड फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक, कहीं पे आप मान लो सपोज दैट ट्यूब थिक है, इस तरह से इसमें से कोई फ्लूइड आपका ये फ्लो हो रहा है। अब इसमें से हमने 2 ट्यूब इसमें से लगाया, इसकी थिकनेस सेम लीजिएगा। नहीं है, नहीं हो रहा है बेटा। चलिए फिर से बना लेते हैं। तो इसका सेंसर बोला क्या जा रहा था, मुझे 2 ट्यूब वर्टिकल दिए गए हैं बेटा। मान लो एक को एक्स ले लिया, दूसरे को वाई ले लिया। ठीक, इनमें से लिक्विड आपका फ्लो कर रहा है। पार्ट मान लो ए है, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है। इस पोजीशन पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया A1 है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका A2 है। A1 है, A2 है, ये हमारा नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड इसमें से बेटा फ्लो कर रहा है। इन दोनों में देख के बताना आपको, एक्स ट्यूब दूसरा वर्टिकल है क्या गया, दूसरा वाई है। एक्स ट्यूब में लिक्विड का जो राइजिंग होगा वो ज़्यादा होगा, या वाई वाले में लिक्विड का जो राइज होगा वो ज़्यादा होगा। राइज ऑफ लिक्विड विल बी हाई इन विच ट्यूब। किस ट्यूब में जो लिक्विड का राइजिंग आपका है वो ज़्यादा होगा। लिक्विड का राइज जो आपका है, राइजिंग ऑफ लिक्विड विल बी हायर इन विच ट्यूब। किस वाले ट्यूब में लिक्विड ज़्यादा हाइट तक राइज करेगा, एक्स वाले में या वाई वाले में? जल्दी बताइए, टाइम कम है। कितने लोग बोल रहे हैं वाई वाले में ज़्यादा होगा, दूसरे वाले एक्स वाले में ज़्यादा होगा? पहले वाई वाले हाथ उठाओ। हाँ, वाई वाले 2 3 लोग 4 लोग। वाई मतलब उधर वाला है, अच्छा वाई वाले में। एक्स वाले में कितने लोग कह रहे हैं ज़्यादा होगा?
हाथ जब उठाइए थोड़ा तेज उठाया गया दिख जाए, ऐसे नहीं तो पता लगेगा कि पता नहीं क्या कर रहे थे। यक्स वाले के फेवर में कौन कौन है? एक लोग हैं। वाई वाले के फेवर में ढेर सारे लोग हैं। तो सही किसे मान लिया जाए? यक्स की वाई को? हाँ, जो सही होगा उसे सही माना जाए। हाँ, ये ईमानदारी वाला आंसर है। हाँ बेटा, अभी आप ही लोगों ने बताया था जहाँ पे ट्यूब पतला होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी। आप ही बताया, हमने तो बताया नहीं, हम उससे पहले बताए थे। हाँ, जहाँ ट्यूब थिन होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ट्यूब हॉरिजॉन्टल है, आपको दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल है, तो जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होगा, और जहाँ प्रेशर कम होगा क्या लिक्विड वहाँ ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा क्या? हाँ, लिक्विड वहाँ ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा जहाँ पे प्रेशर कम होगा, कि जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा? तो ये हमारे जो हम लोग सोचते हैं उसके जस्ट उल्टा इसका आंसर आता है। हमें लगता है जहाँ पतला है वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बहुत ऊपर ऊंचाई तक जाएगा, तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा है ना, वर्टिकल में थोड़ी ज़्यादा है। तो वेलोसिटी जहाँ ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम, अब प्रेशर कम तो लिक्विड का राइज क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे कम होगा, जो कलर चेंज करना है इस वाले ट्यूब में जो लिक्विड का राइज हो रहा है बेटा, ऐसा मत कह रहा लिक्विड का कलर बदल गया, आपको दिखे इसलिए हमने कलर बदल लिया। ठीक, तो लिक्विड का राइज यहाँ पे लेसर होगा इन कंपेरिजन टू दिस ट्यूब। ठीक, अब यहाँ पे जो हाइट में दोनों का डिफरेंस आपका आएगा, मान लो ये H1 है और इसकी हाइट H2 है। ठीक, H1 है और दूसरे का हाइट कितना है? H2 है। तो ये दोनों का प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करेगा, यानी P की वैल्यू जो प्रेशर डिफरेंस आपका होगा ये दोनों के हाइट के डिफरेंस से क्या होगा आपका बराबर। हम लोग ने लिक्विड कॉलम के प्रेशर पढ़ा था H rho g पढ़ा था ना, P इक्वल टू H rho g, तो वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस इसी की वजह से क्या होता है आपका मेंटेन होता है। तो उसी को रीड करके हम लोग निकालते हैं कि क्या होगा। और अगर इनके दोनों एंड का जो क्या दोनों टर्मिनल पे जहाँ पे हमारा ओरिफिस बनाया गया है ये या ट्यूब लगाया गया है, इनकी एरिया का सेक्शन अगर A1 और A2 हैं, A1 और क्या है A2 है, सपोज दैट यहाँ वेलोसिटी V1 है और यहाँ पे वेलोसिटी लिक्विड के फ्लो का कितना है V2 है, तो वहाँ से कितना फ्लो कैसे होगा वो चीज़ें हम डिटरमाइन करते हैं। कितना नोट करिए, अभी इसी पे देखते हैं, क्वेश्चन अगर होता है तो करवा देते हैं, नहीं तो फिर लिखिए जल्दी से, डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाओ। हो गया बेटा, लिख लेना थोड़ा सा, अब फार्मूला लिख लीजिए। देखो अगर हम लोग बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई किया जाए तो बेटा यहाँ पे जो प्रेशर होगा A1 वाले एरिया पे प्रेशर क्या P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर होगा, और V2 की जो वैल्यू होगी अगर V1 के टर्म में हम लोग निकालेंगे तो V1 A2 बाई यानी A1 अपान A2 का क्या होगा होल स्क्वायर के बराबर है। A1 B1 इक्वल टू A2 B2 होता है ना, तो वहाँ से हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं वेलोसिटी उसके टर्म में आप निकाल सकते हैं। तो उन दोनों को अगर हम लोग इक्वेट करते हैं बेटा तो जो प्रेशर डिफरेंस आता है हाफ रो V1 स्क्वायर ब्रैकेट में A1 अपान A2 का होल स्क्वायर -1 आता है। अब कहिए तो पूरा लिख के बताएं और
नहीं तो देखो, अगर हम लोग यहाँ अप्लाई कर दिए, अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम, अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई करोगे तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी v1 लिया है, एरिया हमने a1 लिया है, एरिया कितना लिया बेटा a1, यहाँ वेलोसिटी आपका v2 है और एरिया हमारा कितना है a2 है, और हॉरिजॉन्टल हाइट दोनों साइड में ये वाला तो बराबर है ना। तो उस कंडीशन में क्या आएगा, मान लो इस वाले में, इसमें प्रेशर, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो प्रेशर आपका है वो P1 है, यहाँ पे प्रेशर कितना है P2 है। तो P1 माइनस P2 जो आपका होगा, यानी कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो क्या V2 स्क्वायर होगा। तो यहाँ से P1 माइनस P2 करोगे तो P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब हम लोग लॉ ऑफ कंटिन्यूटी लगा दो, A1 B1 इक्वल टू कितना होता है A2 B2, A1 B1 इक्वल टू A2 B2 है। तो यहाँ से अगर B2 निकालोगे तो आएगा बेटा A1 अपान A2 इंटू V1 के बराबर होगा ना। A1 अपान A2 इंटू V1 के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस B2 की जगह पर हम लोग लिख लेंगे हाफ रो, B2 की जगह पर हो गया बेटा, अब ऐसे कर लो, A1 अपान A2 इंटू कितना V1 का होल स्क्वायर होगा, और माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। जरा इसका स्क्वायर कर लो, हाफ रो A1 अपान A2 का होल स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, हाफ रो V1 स्क्वायर। इन दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे तो हाफ रो V1 स्क्वायर, देखो दोनों कॉमन है, हाफ रो V1 स्क्वायर दोनों क्या है कॉमन है। तो ये आ जाएगा बेटा, ये P1 माइनस P2 वैल्यू आ रही है बेटा, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 इक्वल टू आएगा हाफ रो V1 स्क्वायर को हमने कॉमन कर दिया, ब्रैकेट में आएगा A1 अपान A2 का क्या होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर माइनस कितना 1, A1 अपान A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये प्रेशर डिफरेंस हमने इसके टर्म में लिख लिया, तो नोट कर लीजिएगा। ओके बेटा, आगे लिखिएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे जो डेंसिटी है बेटा, मीन डेंसिटी अगर रो ले लिया जाए, मीन डेंसिटी लिक्विड का क्या ले लिया जाए, रो ले लिया जाए, तो P1 माइनस P2 की जो वैल्यू होगी वो रो GS के बराबर होता है, और वही वैल्यू हम हाफ रो V1 स्क्वायर A1 अपान A2 का होल स्क्वायर माइनस 1 को, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लीजिए। तो लिखेंगे, लिखिएगा इसी को, बना लिया यहाँ तक।
इससे कोई क्वेश्चन बना लो। मान लो क्वेश्चन क्या है आपका, अभी तो कुछ बनाया नहीं है, फर्स्ट बना लो। इसी क्वेश्चन से बेटा हम लोग क्या कर लें, अगर क्योंकि दोनों की हाइट का डिफरेंस हमारा ये आएगा यहाँ पे डेल्टा एच, और डेल्टा एच की वैल्यू h1 माइनस h2 के बराबर होगा। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h1 माइनस कितना हो जाएगा, h2 के बराबर हो जाएगा। तो या उसी को स्मॉल एच से दिखा दो, उसी को क्या कर दो, डेल्टा एच के टर्म में लिखो, या तो ऐसा कर लीजिए स्मॉल एच, मान लो h1 माइनस एच की वैल्यू हो गई एच इक्वल टू एच, ये दोनों का डिफरेंस है बेटा, ये h1 माइनस कितना है, h2 है। तो नीचे हम लोग लिख लेंगे r करके P1 माइनस P2 इक्वल टू रो मतलब जो मीडियम का है मीन, ठीक, रो जी इंटू एच, यही इक्वल टू हो गया बेटा हाफ रो B1 स्क्वायर ब्रैकेट में A1 अपान A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब जरा देखना बेटा, हमें अगर वेलोसिटी पूछा जाता थिक वाले ट्यूब में वेलोसिटी कितना होगा, तो यहाँ से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकालने के लिए अगर हमें V1 निकालना है, तो V1 निकालना है तो इस वाले फैक्टर को आप नीचे ले जाओ R करके, V1 इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, रो जी एच अपान, ये B1 स्क्वायर अभी हम निकाल रहे हैं बेटा, अपान यहाँ बचेगा कितना, ये पूरा फैक्टर नीचे जाएगा, तो 1/2 रो ब्रैकेट में A1 अपान A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये 2 वाला फैक्टर बेटा हमारा ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से अगर स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आएगा, तो आ जाएगा पूरे का रूट 2 रो m जी एच अपान, नीचे हो गया रो बेटा, और ये A1 अपान A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक, यहाँ पे अगर इस रो मीन और रो की वैल्यू सेम सेम होगा तो ये कट जाएगा, और जब कैंसिल होगा तो √2GH A1 अपान A2 का होल स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा। तो यहीं पे कर लेंगे इफ रो m इक्वल टू रो, देन, और जनरली यही होता है, लिक्विड की डेंसिटी हमारी वही रहती, बदलती नहीं, क्योंकि हम लोग आइडियल ले रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन आपका हो जाएगा बेटा यहाँ पे v की वैल्यू जो आएगी V1 इक्वल टू √2GH अपान, यहाँ पे आएगा A1 अपान A2 का होल स्क्वायर माइनस 1 के बराबर हो जाता है। तो ये वेलोसिटी हमें मिल जाता थिकर ट्यूब में। V1 क्या है, वेलोसिटी इन थिकर ट्यूब, जो मोटा वाला ट्यूब है बेटा उसमें उसकी लिक्विड की वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। और अगर रो m और रो की वैल्यू अलग अलग होगी तो वहाँ से वैल्यू हम लोग पुट करके बेटा निकालते हैं। अगर रो m और रो कैसा है आपका अलग अलग है, उसकी वैल्यू को हम लोग पुट करके वहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या बताया जाए, टाइम बहुत कम है। हाँ इस पर क्वेश्चन PYQ में है भी नहीं। होल वगैरह पे है आपका जो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्ट बताया गया है।
चलिए उसको उसी डायरेक्ट फार्मूले पे बेटा लिख कर डालिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे सुन लीजिए, इसको भी लिखाना नहीं है। आपने पढ़ा होगा बेटा क्या, एक जो क्रिकेट कितने लोग खेले हैं, क्रिकेट कितने लोगों ने खेला, हाथ उठाओ। आप लोग देवियाँ नहीं खेले हैं? अरे हमारे यहाँ देवियाँ सब विनर होके आ रहे हैं वर्ल्ड कप लेकर, तो लोग खेलवे नहीं किए हैं। ठीक, चलो ठीक है। तो देखा तो होगा ही। देखो जो बॉलर होते हैं उन्हें बेसिकली दो कैटेगरी में हम लोग कैटेगराइज करते हैं, एक फास्टर और एक स्पिनर। ठीक है, सुना है, इतना तो सुना ही होगा। ठीक, तो एक फास्टर होते हैं, एक स्पिनर होते हैं। जो फास्टर होते हैं वो हाई स्पीड से बॉल को थ्रो करते हैं, मतलब वहाँ पे रोटेशन नहीं होता है, दौड़ के आते हैं और बॉल को सीधा सीधा वो फेंकते हैं। अगर क्या जो भी बैट्समैन है उसने ऑब्जर्व कर लिया उनका कितने स्पीड से आ रहा, कहाँ क्या गिरेगा, तो हिट करेगा। अगर लगा बैट पे तो फिर वो चौका और छक्का ही, ज़्यादा बीच में रुकता भी नहीं, अगर सही से लग गया बैट पे तो। दूसरा होता है स्पिनर होता है बेटा। स्पिनर में क्या होता है, जब वो बॉल को थ्रो करते हैं तो अपनी कलाइयों को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। और जो क्या बॉलर जितना ज़्यादा रोटेट कर लेता है वो उतना ही बेस्ट स्पिनर कहलाता है, उतना ही बेस्ट क्या कहलाएगा, स्पिनर। और उस बॉलर को खेलना उतना ही मुश्किल होता है, उस बॉलर के बॉल को खेलना क्या होगा, उतना ही मुश्किल होता है। क्योंकि जैसे जब क्या फास्टर जब बॉल डालता है तो दिख रहा है इतनी स्पीड से फेंक रहा है, लगभग यहाँ आएगा और यहाँ जाएगा। बट जब स्पिनर फेंकता है बेटा तो उस समय कितना उसने अपने एंगल को रोटेट किया है ये आप दूर से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक, वो तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब आपने उस क्या बॉलर को कई बार खेला हो, या आप क्या कुछ बॉल आपने पहले उसका कहते हैं ना पहले झेल रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कितना फेंक पाएगा, तब उसके बाद आप हिट कर सकते हैं। फर्स्ट बॉल पे अगर आपने कहीं मारने का प्रयास किया तो हो सकता है पहले भी आप बोल्ड हैं। ठीक, तो कंडीशन आपका जो होता है उसका रीजन यही होता है बेटा, जब बॉल को स्पिन कराते हैं ना, रोटेट करते हैं, तो बॉल के एक साइड में वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, दूसरे साइड में वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। जिधर वेलोसिटी ज़्यादा होती है उधर का प्रेशर क्या करेगा, घट जाएगा, और जिधर वेलोसिटी कम होगी उधर का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हम लोग जो एक्सपेक्टेड पोजीशन देखते हैं कि बॉल यहाँ जाके आपके ड्रॉप करेगी, तो पता है हमने सोचा कहीं और था, ड्रॉप कर रहा है क्या कहीं और, मतलब आप जहाँ सोचो कि बॉल यहाँ गिरेगा वहाँ ना गिर के कहीं और गिरता है, और आपका बैट ऊपर होता है, बॉल नीचे से क्या करता है, स्टैम्प में जाता है। ठीक, तो कंडीशन आपका जो होता है, इसीलिए स्पिनर को खेलना मुश्किल होता है। तो उसका जो रीजन आपका होता है वो एक क्या बर्नौलीज़ थ्योरम पे बेस्ड आपका होता है। उसी को एक टर्म हम लोग देते हैं मैग्नस इफेक्ट। क्या कह लेते हैं बेटा, मैग्नस इफेक्ट। यानी बॉल को अगर आप स्पिन कराते हैं, बॉल को अगर आप स्पिन कराएंगे, घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो उस कंडीशन में उनके दोनों साइड में प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से बॉल जो होता है एक्सपेक्टेड पोजीशन के अलावा डिफरेंट पोजीशन पे जाके ड्रॉप करता है। अब बॉल को कैसे, यानी कि हैंड्स को थ्रो करते समय कैसे रोटेट किया, अगर रोटेट यूँ कर रहा है सीधा सीधा, तो बॉल जहाँ एक्सपेक्ट करेंगे उससे पहले गिर जाएगा। अगर बॉल को यूँ रोटेट किया तो आप सोचोगे सीधा यहाँ गिरेगा और वो जाके टप्पा कहीं और खाएगा, मतलब उसकी पोजीशन को डिटेक्ट करना थोड़ा टेढ़ा होता है। इसी को हम लोग साइंटिफिक उसमें बोलते हैं कौन सा, मैग्नस इफेक्ट। तो बोला जाता है मैग्नस इफेक्ट इज बेस्ड ऑन किस पे, बर्नौलीज़ थ्योरम। जिस साइड में वेलोसिटी की वैल्यू हाई उधर आपका क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू लो, जिधर वेलोसिटी लो उधर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक, इसी तरह से हम लोग जो आपके क्या हेलीकॉप्टर वगैरह जो भी विंग्स वाले आपके क्या प्लेन्स हैं, आप देखते होंगे उनको डिजाइन कुछ इस तरह से किया जाता है कि एयर, जैसे ये पंखा है ना, इसकी भी ब्लेड्स आपकी सीधी होती है क्या फ्लैट होती हैं, पत्तियाँ फ्लैट नहीं है बेटा, थोड़ा सा बेंडेड। अगर फ्लैट हो तो कितना भी स्पीड से चलेगा आपको हवा नहीं लगेगा, तो थोड़ी सी कैसी होती हैं, बेंडेड होती हैं। और जब बेंडेड होंगी तो एयर को कट करेंगे नीचे की तरफ, इसका तो इस पर प्रेशर किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। जब हम लोग अगर फैन आपका चलना शुरू हो गया, फैन क्या हो रहा है, चल रहा है, तो इसके रॉड पे जो प्रेशर की वैल्यू है, वेट की वजह से जो टेंशन था वो क्या हो जाता है, घटता है या बढ़ता है, ड्यू टू वेट जो आपका उसमें क्या टेंशन डेवलप हो रहा था वो बढ़ेगा या घटेगा चलते समय, हाँ बढ़ेगा या घटेगा। जैसे मान लो रुका हुआ हो तो पंखे का जो वेट उस पर काम कर रहा है उसमें टेंशन जो डेवलप होगा बेटा, अगर वो रोटेट हो रहा है तो टेंशन की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। अटेंडेंस सीट कहाँ है बेटा, अटेंडेंस सीट आया नहीं क्या, अरे पास कर दो भाई, जिनका किसका नहीं हुआ है,
अटेंडेंस हो गया सबका? चलिए, तो उस कंडीशन में क्या आपका होता है कि जो आपका जब वेट की आप बात करोगे, वेट की वजह से जो टेंशन हो रहा है, जब वो चलने लगता है बेटा तो वो घट जाता है। तो आप बोलोगे फिर चलते समय टूट के हो जाता है। होता है ना, कभी कभी आपने सुना होगा कि फैन चल रहा था और टूट के गिर गया। कभी भी जब आपका फैन रोटेट होता है तो वेट की वजह से वो ब्रेक नहीं करता है। वो ब्रेकिंग जो आपकी होती है, टार्क जो डेवलप हो रहा है, क्या चीज़ भाई घूम रहा है ना, तो टार्क जो डेवलप कर रहा है उसकी वजह से वहाँ पे हिंदी में कहेंगे आयरन डेवलप होगा। और उसकी वजह से अगर आपका फास्टनर जिसमें भी आपने उसको हैंग कर रखा है, अगर वो लूज है, वीक है, ठीक, तो उस कंडीशन में वो टूटता है। वेट की वजह से नहीं टूटता। वेट की वजह से जब भी टूटना होगा तो रुके हुए कंडीशन में टूटेगा, और रुके हुए कंडीशन में टूटता नहीं है। तो ये आप सीधे कह लो कि जो टूटता है ना वो किसकी वजह से, टार्क की वजह से। जैसे मान लो ये पेन है, ऐसे हमने लटकाया तो ये वेट की वजह से टूटेगा, ऐसे ऐठेंगे तो वेट नहीं, टार्क की वजह से टूटेगा। तो टार्क की वजह से क्या करता है उस समय, रोटेटिंग कंडीशन में आपका टूटता है। तो रीजन क्या है, विंग्स ऐसे बेंडेड होती हैं, एयर को कट कर रही है, तो एयर जब नीचे आएगा तो प्रेशर कहाँ लगाएगा, ऊपर की तरफ। तो इसीलिए वेट इफेक्टिव जो वेट होता है वो रिड्यूस कर जाता है। तो वहाँ ब्रेकिंग का कारण क्या होता है आपका, टार्क होता है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए ड्यूरिंग क्या रोटेशन ऑफ द क्या फैन, द वेट ऑफ द फैन विल बी रिड्यूसेस, इफेक्टिव वेट ऑफ द फैन विल बी रिड्यूसेस और इंक्रीजेस, तो आप बोलेंगे वो इफेक्टिव वेट जो होता है वो रिड्यूस कर जाता है। ठीक, याद रहेगा। तो ये तो कहानी हो गई। नेक्स्ट अपने यहाँ इसमें पोर्शन है बेटा विस्कोसिटी। नेक्स्ट है आपका क्या, विस्कोसिटी। तो जरा हेडिंग करेंगे विस्कोसिटी। हिंदी वालों ने पढ़ा होगा श्यानता, श्यानता, सयानता नहीं, श्यानता, आधा क्या, छोटा सा बड़ा सा, हाँ श्यानता कहते हैं इसको, हाँ जी बड़ा सा, है ना। सुनेंगे जरा शॉर्ट में। विस्कोसिटी होती है, आपने फ्रिक्शन तो पढ़ा ही होगा, क्या पढ़ा होगा, फ्रिक्शन। अरे फ्रिक्शन पढ़ाया गया है ना, ठीक, घासट जिसे कहते थे, हम ही ने पढ़ाया था, ठीक, हमें नहीं पढ़ाया था। अब तो ये भी गड़बड़ होता है कौन क्या पढ़ाया था, आधे तो गड़बड़ वो हो जाता है, हाँ ठीक। तो विस्कोसिटी जो आपका होता है बेटा, जिस तरह से दो सॉलिड सरफेसेस के बीच में एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है जब वो रिलेटिव मोशन की कंडीशन में होते हैं। द अपोजिंग फोर्स डेवलप बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन दे आर इन क्या, अंडर रिलेटिव मोशन, एक दूसरे के सापेक्ष जब वो गति करते हैं या गति करने की टेंडेंसी होती है, तो जो अपोजिंग फोर्स होता है बेटा उसे हम लोग क्या कहते थे, उसे फ्रिक्शन कहते थे। सॉलिड सरफेसेस के बीच में उसे क्या कहते हैं हम लोग, फ्रिक्शन फोर्स कहते थे। ठीक, ऐसे ही बेटा दो लिक्विड लेयर के बीच में जो अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है उसे हम लोग कहते हैं विस्कस फोर्स, और जो टेंडेंसी आपकी होती है उसे कहते हैं विस्कोसिटी। द अपोजिंग फोर्स डेवलप बिटवीन टू लिक्विड लेयर्स, ठीक, व्हेन दे आर अंडर क्या, रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड क्या, विस्कस फोर्स, एंड द टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड क्या, विस्कोसिटी। इसी टेंडेंसी को जो अपोज करने की है उसे को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक, अब दोनों में अंतर बेसिक होता है बेटा। जब हम लोगों ने लिक्विड के लिए सॉलिड के लिए बात किया था तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता था। आपने पढ़ा था एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर, क्या पढ़ा था आपने, म्यू इंटू आर, और आर की वैल्यू होता था क्या, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है एम जी है, इंक्लाइन पे था तो एम जी कॉस थीटा आपने लिया था। ठीक, तो यहाँ पे देखो उस बॉडी जो है उसके मास पे डिपेंड कर रहा है, जी पे कर रहा है, सरफेस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है म्यू की वैल्यू पे, ठीक, लेकिन उसके एरिया पे नहीं डिपेंड कर रहा है, वो एरिया चौड़ा है पतला है कैसा है, ठीक, एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा था। लेकिन जब हम लोग विस्कस फोर्स की बात करेंगे बेटा तो ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है, किस पे, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करेगा। जितना एरिया ज़्यादा होगा कॉन्टैक्ट का, उनके बीच लगने वाला विस्कस फोर्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा हम लोग बोलेंगे विस्कस फोर्स की वैल्यू उतनी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे जब दिखाते हैं बेटा, देखो विस्कोसिटी बेटा, ठीक, जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना तो कंडीशन क्या होता है, अगर लिक्विड के डिफरेंट क्या हैं, लेयर्स हैं,
हम दो लेयरों को कंपेयर कर ले रहे हैं। सपोज दैट इनका एरिया ए है। याद करेंगे जब स्टार्ट हुआ था तभी आपको बताया गया था बेटा, जब भी लिक्विड फ्लो करेगी ना तो हमेशा उसके अपर लेयर की वेलोसिटी, इसकी अपर लेयर की जो वेलोसिटी होती है वो ग्रेटर देन लोअर लेयर होता है। अगर कोई भी लिक्विड किसी भी ओपन ट्यूब से पास आउट हो रहा है या ओपन किसी भी चैम्बर से पास हो रहा है तो हमेशा उसके अपर लेयर की वेलोसिटी उसकी लोअर लेयर से ज़्यादा होगी। और किसी अगर सिलिंड्रिकल ट्यूब से पास आउट हो रहा है तो अपर लेयर और लोअर लेयर नहीं, तो वहाँ पे मिडिल लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसके कॉन्टैक्ट लेयर से। मतलब जो सरफेस से कॉन्टैक्ट में होगा वहाँ वेलोसिटी कम, किसमें, जिस सॉलिड सरफेस के कॉन्टैक्ट में होगा वहाँ वेलोसिटी कम, जो उससे जितना दूरी पे होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो चूँकि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं बेटा फ्री लेयर, फ्री किसी जैसे रिवर में आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑलवेज अपर लेयर की जो वेलोसिटी होती है वो लोअर वाले से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अपर लेयर की अपर लेयर की जो वेलोसिटी आपकी होगी बेटा वो हमेशा लोअर लेवल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे सपोज दैट इसकी वेलोसिटी आपने v लिखा, कितना लिखा, v, इसकी वेलोसिटी हमेशा v से ज़्यादा होगी, v से समथिंग, वो डिपेंड करेगा कितनी फ्लो कैसे है, बट ऑलवेज ग्रेटर देन लोअर लेयर होगा। अब इन दोनों लेयरों के बीच का सेपरेशन, आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ाया तो नहीं था पहले, वेलोसिटी ग्रेडियंट बताया तो नहीं है, दिमाग में तो आ रहा, बताया गया था, हो सकता है किसी और बैच में कहीं बताया गया हो। वेलोसिटी ग्रेडियंट देखो बताया तो नहीं बेटा, हाँ बताया क्या, नहीं बताया, चलिए ठीक है, कहीं और किसी और बैच में होगा। तो कंडीशन क्या आपका हो रहा है, इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस, वर्टिकल डिफरेंस, y ले लो, z ले लो, x ले लो, कुछ भी है, सपोज दैट हमारा वर्टिकल डिफरेंस दोनों लेयरों के बीच का z है। एक टर्म आप पढ़ेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक टर्म आता बेटा यहाँ पे क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट हम लोग टर्म देते हैं। किसी को आइडिया है व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट? वेग प्रवणता हिंदी वालों ने पढ़ा होगा, शायद ऐसे ही बोलते हैं, वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट, हिंदी थोड़ा कंफर्म कर लिया करना बेटा। वेलोसिटी ग्रेडियंट कुछ बोल रहे हो तो पढ़ के आया करो देवियों, भगवान ने किताब कापी दिमाग आँख ने सब दिया है, हाँ क्या करोगे रख के? ये ना बताने का रीज़न जानते क्या हो, किताब घर पे आगे का कुछ पलटाता नहीं, अब पिता ने पीछे पलटाता कि वो गायब है ना। ठीक, बार बार कहा जाता है कुछ अच्छा सीखने के लिए कुछ अच्छे तरह से प्रयास करने पड़ते हैं, ठीक है साहब। हाँ तो थोड़ा घर पे पढ़ लिया करिए। हाँ हाँ बेटा, हाँ डेल्टा वी अपान वी नहीं, जेड, वर्टिकल डिस्टेंस, चेंज इन वेलोसिटी अपान क्या, वर्टिकल डिस्टेंस। तो अगर हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो ये होता है डेल्टा वी अपान जेड, चेंज इन वेलोसिटी अपान वर्टिकल क्या, डिस्टेंस, इसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, यहाँ टर्म देंगे। ठीक, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी बाई जेड होता है। अब जो हमारा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेटा ना क्या, विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स जो आपका होता है, अगर दो लेयर्स आपस में लिक्विड फ्लो कर रहे हैं तो उसमें जो अपोजिंग फोर्स विस्कस फोर्स होता है वो डिपेंड करता है, एक पहला एफ विस्कस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, दोनों लिक्विड लेयरों के बीच का कितना एरिया बेटा एक दूसरे के क्या हिंदी में बोलेंगे संपर्क में है, कांटेक्ट में है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, दूसरा यह प्रोपोर्शनल टू, ठीक, वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी बाई, चाहे इसको डेल्टा लिखा तो यहाँ भी डेल्टा ही लिख लो यार, डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड, डेल्टा वी बाई क्या, डेल्टा जेड, डेल्टा वी बाई क्या, डेल्टा जेड, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो एफ प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड, और जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हम लोग हटाते हैं बेटा तो वहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग कहते हैं ईटा, क्या कहते हैं, ईटा, तो वहाँ पे आ जाता है आपका क्या, एफ इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड आता है। ठीक, तो लिखेंगे, इन्हीं को कंबाइन करोगे
तो एफ बी फॉर विस्कस है बेटा, अपोजिट ए इंटू डेल्टा बी अपान, ये डेल्टा बनाना है बेटा, डेल्टा जेड, ठीक है। आर इसे कहते हैं, जब अपोजिट सिंबल घटाएंगे तो ईटा ए डेल्टा वी अपान डेल्टा जेड। दिस इज द विस्कस फोर्स डेवलप बिटवीन टू लिक्विड लेयर्स, ठीक। तो दो लिक्विड लेयरों के बीच में कितना विस्कस फोर्स डेवलप होगा, इस फार्मूले से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो लिख लो विस्कोसिटी, ठीक। देखिएगा, द अपोजिट टेंडेंसी डेवलप बिटवीन opposing tendency develop between two liquid layers opposing tendency develop between two liquid layers when they are under relative motion is called viscosity, and the opposing force develop between these layers is called viscous force, हो गया। अब ऐसे फोटो बना लो बेटा, यहाँ यही अपने उसके लिए लिख लिया वेलोसिटी ग्रेडियंट भी, ठीक। और ये आएगा विस्कस फोर्स, नोट करो। हो गया। जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है बेटा, वो अलग अलग लिक्विड के लिए क्या होगा, लिख लेना। ईटा क्या है बेटा, ईटा कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ क्या कहलाएगा, विस्कोसिटी कहलाता है। ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और डिफरेंट लिक्विड्स के लिए आपका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होता है। फॉर डिफरेंट लिक्विड्स द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विल बी डिफरेंट। अलग अलग जो लिक्विड होंगे उनके लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू भी हमारे अलग अलग होती है बेटा, ठीक। तो नोट कर लीजिए। बोला जाए मैं ले ना, जैसे अगर वाटर के लिए ले लिया जाए तो अलग होगा, अब ग्लिसरीन के लिए ले लो अलग होगा, अल्कोहल के लिए ले लीजिए अलग होगा, ठीक है। आपका क्या, जैसे हम लोग जलेबी खाते हैं, चाशनी में डिप करते हैं आप, चाशनी के लिए क्या होगा, अलग होगा। हनी के लिए ले लो तो क्या होगा, अलग होगा। तो डिफरेंट मटेरियल का आपका डिफरेंट होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। ये केसेज आपके होते हैं, यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं विस्कस फोर्स क्या होगा, ये रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है, ठीक। जल्दी जल्दी एक और कर लीजिए, स्टोक्स लॉ।
तो फिर कल बाकी देखा जाएगा, है ना। ये हम लोग इस चैप्टर का क्या कर रहे हैं, अभी वैसे पढ़ाया जाए तो बहुत क्या बोला जाए यार, ऐसा ऐसा टॉपिक दे देते हैं कि अब बेटा देखो, कल किसी भी कंडीशन में इसे ख़त्म करना है हम लोग। कल कहाँ की छुट्टी है, कल कोई छुट्टी भाई नहीं, कल छुट्टी नहीं, नहीं आज नहीं, सोमवार है भाई। ठीक, तो इस कंडीशन में कल आपको ये टॉपिक ख़त्म करना है। ये हम लोग के लेक्चर अभी एक्स्ट्रा चल रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें 2 लेक्चर को मर्ज करके एक सिंगल बना दिया था। नंबर ऑफ पीरियड उतने ही थे जो एक लेक्चर में होते, एक क्या यूनिट के लिए होता था। ठीक, तो ड्यूरेशन घटा दिए थे, लेकिन अब चीज़ें सीक्वेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। फिर अगले के लिए देखिए स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ, STOKES, स्टोक्स लॉ। देखो बेटा इसमें क्या होता है, अगर कोई भी आपकी बॉडी है, ठीक, वो किसी लिक्विड में क्या करा जाए, ड्रॉप किया जाए। ठीक, किसी लिक्विड में क्या किया जाए, ड्रॉप किया जाए, तो उसमें एक अपोजिंग फोर्स डेवलप लगता है। एक तो हम लोगों ने पढ़ा था किसी लिक्विड में ड्रॉप करने पर उस पर लगता था क्या, अपथ्रस्ट फोर्स, वो अलग है। यहाँ पे एक अनदर फोर्स रहेगा, जिसे जो विस्कस फोर्स का ही एक फॉर्म है। जैसे विस्कस फोर्स 2 लेयर के बीच में कहा, ऐसे किसी बॉडी को किसी लिक्विड में जब हम लोग डिप करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो वहाँ पे भी एक आपका फोर्स डेवलप होगा। वो क्या अपोज करेगा उसके डाउनवर्ड मोशन का, उसे कह लेंगे हम लोग क्या, यहाँ भी विस्कस फोर्स ही कहेंगे, या उसी को ड्रैग फोर्स कहा जाता है, DRAG। क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स, विस्कस ड्रैग फोर्स टर्म दिया जाता है। ठीक, वो बॉडी के नीचे डाउनवर्ड मोशन का अपोज करता है बेटा। और ये जो स्पेशली आपको फार्मूला डिस्क्राइब किया गया था, वो स्फेरिकल बॉडी के लिए स्टोक्स ने ऑब्जर्व किया था कि किसी स्फेरिकल बॉडी को जब किसी लिक्विड में हम लोग ड्रॉप करते हैं, तो उस केस में उसमें क्या करेगा, एक अपथ्रस्ट फोर्स के अलावा अनदर फोर्स डेवलप होता है जो उसके डाउनवर्ड मोशन का अपोज करेगा। उसी को हम लोग कह लेते हैं क्या, विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग फोर्स कहते हैं। और उसकी जो वैल्यू होती है वो 6 पाई ईटा RV के बराबर होता है। 6 पाई ईटा RV, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, पाई आप जान रहे हो कांस्टेंट फैक्टर है, R रेडियस ऑफ द बॉडी हो जाएगी, और V जो होगा उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी होगा जब आप उसको मेजर कर रहे हो। तो जैसे जैसे वेलोसिटी की वैल्यू बदलेगी यानी चेंज होगी, तो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होने के साथ साथ उस पर लगने वाला जो विस्कस फोर्स है या ड्रैग फोर्स है, उसकी वैल्यू भी हमारी क्या करेगी, चेंज होती है। तो लिखिएगा, लिखिए मैंने अब चूंकि स्फेरिकल के लिए ही बोला गया तो हम लोग स्फेरिकल बोल लेते हैं। वैन स्फेरिकल बॉडी, बाकी लगेगा सभी पे, लेकिन ये फार्मूला जो डिस्क्राइब है वो स्फेरिकल के लिए है। वैन स्फेरिकल बॉडी इज fall through a liquid, fall through a liquid, then देखिए ये ड्रैग फोर्स ऐसे कर लो, ऐसे करो, देन ये विस्कस ड्रैग फोर्स, विस्कस ड्रैग फोर्स act on the body, then a viscous drag force act on the body which opposes, act on the body which opposes its motion, its downward motion। डाउनवर्ड जाएगा तो डाउनवर्ड, अपवर्ड जाएगा तो अपवर्ड, फिलहाल इट्स मोशन। नीचे लिखिएगा, this force is depends on radius of the body and viscosity of the liquid, and given by relation F equal to होता है बेटा
6 पाई eta r v, viscosity of the क्या लिखा liquid and velocity of body and velocity लिख लिया है and velocity of body at that instant, जिस टाइम पे आप निकालोगे उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट दैट इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट दैट इंस्टेंट। आर यहाँ बेटा रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी है बेटा, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उस पर कोई ड्रैग फोर्स नहीं काम करेगा। बॉडी अगर रेस्ट में है, ठीक है, जैसे मतलब कोई लाइट बॉडी है, आपने ऐसे लिक्विड पे रख दिया, वो पड़ा हुआ है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो उस केस में कोई भी आपका ड्रैग फोर्स आपका काम नहीं करेगा। अगर वो डाउनवर्ड या अपवर्ड मोशन हो रहा है तभी वो अपोज करेगा, ठीक। जैसे अगर डेंसर बॉडी होगा, लिक्विड से ज़्यादा अगर डेंसिटी है तो डाउनवर्ड मूव करेगा, तो उस कंडीशन में ड्रैग फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर कोई लाइट बॉडी आप नीचे ले जाकर उसको छोड़ दिया तो कहाँ आता है वो, ऊपर। अगर ऊपर आएगा तो किधर लगेगा, नीचे की तरफ। जैसे आपका विस्कस फोर्स है, फ्रैक्शन फोर्स ऑलवेज मोशन का अपोज करता था, ऐसे ये भी क्या करेगा, उस बॉडी के, स्फेरिकल बॉडी के मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसके बेस पर हम लोग दिखा लेते हैं कि कैसे आपका कौन सा फोर्स होगा, डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड होगा, ये चीज़ें हम लोग यहाँ से रिलेट कर लेते हैं। हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, स्टोक्स लॉ कहा जाता है। और इन्हीं के एप्लीकेशन करके आप एक टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ते हैं, ठीक। तो ज़रा सा देख लो सर आए हैं कि नहीं, अगर ना आए हों तो फिर हाँ देख लो, देखो सर आए हैं, केमिस्ट्री ऐसा का लेक्चर है ना, आए हो तो, नहीं तो फिर बता दे, वो भी जल्दी से हो जाए यार। हाँ थक गए, आ गए।